सीए से लेकर लॉयर तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा? मैंने 10th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। जैसे जैसे मैं काम करती गई मुझे ऐसा लगा कि लॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडिया में हर चीज का टैक्स लगता है। बाहर की कंट्रीज में आप जाकर देखेंगे कि वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं। आप जिन कंट्रीज की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी। ना हम हमारे यूथ के लिए बिजनेस क्रिएट करेंगे, जितना हम हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। बजटिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की शुरुआती सीख महिलाओं को कैसे दी जाए? अगर इन्वेस्टमेंट करना है और सीखना है तो पहले तो आपका चाइल्डिश एटीट्यूड होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समय न्यूज़। आज हम बात करेंगे सीए श्वेता अजमेरा जी की, जो पेशे से लॉयर भी हैं और सीए भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी। थैंक यू निधि। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका सीए और लॉयर दोनों प्रोफेशन है, तो आपका सीए से लेकर लॉयर तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? हाँ निधि, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत टफेस्ट कोर्स है। मैंने अपना सीए 2008 में कंप्लीट किया था। मैंने 10th स्टैंडर्ड में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो विथ डिवोशन एंड विथ डिटर्मिनेशन मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करी। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद मुझे मुंबई की टॉप 10 फर्म में जॉब का ऑफ़र मिला, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया और 1.5 ईयर्स उनके साथ वर्क किया, जहाँ की मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल असाइनमेंट्स और बहुत सारा अच्छा वर्क सीखने को मिला था। उसके पश्चात मैंने इंदौर वापस आके मेरे होम टाउन में अपनी खुद की फ़र्म स्टार्ट करी, एस अजमेरा एंड कंपनी। और मैं अपनी फ़र्म में सर्विसेज देती हूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर्स एंड साइबर सिक्योरिटी की। और इसके साथ साथ मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं कंटिन्यूसली स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। मैंने डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट्स कंप्लीट किया है, फॉरेंसिक ऑडिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि नई फील्ड है अभी, उसका भी कोर्स कंप्लीट किया है, और इंटरनेशनल टैक्सेशन पर कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। जैसे जैसे मैं काम करती गई और अपने क्लाइंट्स की चीज़ें देखती गई मुझे ऐसा लगा कि लॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, और बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज आप देखेंगे साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। टैक्सेशन लॉज में जीएसटी आ गया है, जीएसटी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही है। तो इसको कंप्लाई करने के लिए एक लॉ डिग्री मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही कि लॉ करने से मुझे अपने अलग अलग कानून, हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हुए हैं और कानूनों को हर वक्त रिवाइज भी करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को सपोर्ट किया जा सके। इसलिए मैंने अपने लॉ की करियर की भी शुरुआत करी कि साथ में मैं सीए की सर्विसेज और लॉ की सर्विसेज दोनों दे सकूं, जिससे कि क्लाइंट को एक ही प्लेस पे काम मिल जाए और क्लाइंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी रहे। यह मेरी ये एक अभी तक की एक जर्नी रही है और बहुत टफेस्ट जर्नी रही है। अप डाउन बहुत सारे रहे। लॉ के ड्यूरेशन में इनिशियली फॉर्म सबमिट किया, बट ऐसा लग रहा था कि वही रूटीन, कॉलेज जाना है, देन वही 3 इयर्स एग्ज़ाम्स देनी है, 6 बार एग्ज़ाम्स होती है, देन वाइवा देने जाना है, प्रोजेक्ट सबमिट करने जाना है। एक तरह से रीस्कूलिंग हो गया। मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, और 3 इयर्स हमारा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रहता है। तो ओवरऑल अभी 20 इयर्स के अप्रॉक्स मेरा एक्सपीरियंस हो गया है मेरी फील्ड में। तो वो जर्नी बहुत सेटिस्फाइड रही। क्लाइंट ने बहुत सपोर्ट किया है, प्लस हमारा जो इंडिया है वो बहुत ग्रो कर रहा है। तो हमारा ग्रोथ जितना बढ़ता जा रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे है इंडिया। तो इस लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वर्क बहुत बढ़ता जा रहा है। जी मैम, कहा भी जाता है कि हर घर में एक एडवोकेट होना भी चाहिए। जी। तो इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आजकल जनरेशन के हिसाब से खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आजकल की यूथ का ये रहता है कि खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम बहुत कम रहती है और उस हिसाब से उनकी सेविंग्स बहुत कम हो पाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेसरीज़ परचेज़ करते हैं, और जो भी एसेसरीज़ वो परचेज़ करते हैं तो उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती है। तो उसके बारे में आप आज की यूथ को क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल मैम, आप जैसे क्वेश्चंस पूछ रही थी तो मुझे एक लाइन याद आ रही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। चीज़ ऐसी हो गई है यूथ, जैसे आप बोलना चाहती है कि यूथ महंगी चीज़ें लेना पसंद कर रहे हैं। आप देखेंगे ना तो इंदौर मार्केट में सारे बड़े
जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सभी लोग इंदौर मार्केट में आ चुके हैं। हाँ। हमारे यहाँ मॉल्स, ट्रेजर आइलैंड मॉल है, जी। फोनिक्स मॉल है, बहुत सारे मॉल्स खुल चुके हैं और उसमें सबसे टॉपेस्ट ब्रांड्स हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम टॉप ब्रांड की चीज़ें परचेज जी। करें। जो कि मैं सजेशन करूँगी यूथ को कि अभी जैसे इनिशियली आप आते हो, एंटर करते हो, आप सैलरीड हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, जी। जो भी है, आपकी जैसे जैसे इनकम होती जाती है, तो सबसे पहले वॉरेन बफेट जो कि बहुत बड़ा नाम है फिनेंस इंडस्ट्री में, उन्होंने ये कहा है पहले सेविंग करो, मतलब एक गुल्लक बनाओ और उस गुल्लक में सबसे पहले पैसा डाल दो, सेव करो, उसके बाद ही खर्चा करो। जी। एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने घर का बजट नहीं बनाया और आप पैसे खर्च करते जाएंगे तो आपके पास सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचेगा। जी। तो यूथ को मेरा यही सजेशन है कि अपनी जितनी भी इनकम है पहले उसको सेविंग्स में डालिए। हम आगे और देखेंगे कि सेव आपको कहाँ पे करना है, पर सेव करना, फर्स्ट सेव देन स्पेंड, दिस इज़ द क्राइटेरिया। ये मंत्र है, आपको ये मंत्र फॉलो करना है। फर्स्ट सेविंग देन ओनली यू शुड परचेज एनीथिंग। जी, यूथ के बारे में तो मैम मैंने आपसे पूछा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आजकल की जो हाउसवाइफ्स हैं वो सेविंग्स नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो तो हाउसवाइफ है, उन्हें भी खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से ही बोलना पड़ता है कि मुझे खर्चा चाहिए, और उन चीज़ों में से फिर वो कैसे मैनेज करें अपनी सेविंग्स के लिए। बिल्कुल निधि, आप बहुत सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक केस बताना चाहूँगी आपको। मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो कि इंजीनियर है, उसकी मैरिज होती है और उससे उसके हस्बैंड ये कंडीशन रखते हैं कि मैं आपको जॉब नहीं अलाउ करूँगा। तो मेरी फ्रेंड ने एक क्वेश्चन धीरे से कहा कि अगर आप मुझे जॉब नहीं अलाउ करेंगे तो मेरे पास सेविंग्स कैसे रहेंगी। जी। तो फिर उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मैं अपनी हाफ सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। जी। ठीक है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जी। कि हमें हमारी माइंडसेट को बदलना होगा। पहला तरीका है, वुमन अपने हस्बैंड से पैसा लेती है, धीरे धीरे वो खुद सेव भी करती है। हम जानते हैं, हमारी दादी, नानी, मम्मी, सभी को हमने देखा है, वो कभी चाय के डब्बे में, कभी अपनी साड़ी में या फिर अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती है, और जब भी मुसीबत आती है उनका ही पैसा काम आता है। तो वुमेन आर द बेस्ट सेवर्स इन द वर्ल्ड। उन्हें पता है सेविंग तो करना है, पर अब क्या हो गया है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं। और जो हाउसवाइफ्स काम नहीं करती है, तो उन हाउसवाइफ्स जो काम नहीं करती है, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ये डिसीजन ले ले कि इतना अमाउंट वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दे कि उनको अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सके। उसके अलावा वो जहाँ सेव करना चाहती है, जो अलग अलग पॉलिसीज़ होती है जहाँ वो सेव करना चाहती है, तो वो सेविंग भी कर सके। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं भी सभी महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि जैसा मैम ने बताया वैसे आप सेविंग्स करें। मैम, मेरा ये भी है कि जो हमारा इंडिया है, अब हमारे इंडिया में हर चीज़ का टैक्स लगता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में आप जाकर देखेंगे कि वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं। और तो आजकल के जो यूथ है वो वहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मेन रीज़न क्या है मैम? और वहाँ पे टैक्स फ्री होके भी वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ हर चीज़ का टैक्स है, तो वो कैसे? हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा एक OECD मॉडल होता है जिसने हमारे इंडिया को डेवलपिंग, मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप जिन कंट्रीज़ की बात कर रहे हो वो ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब देखिए वहाँ की कंट्रीज़ के क्या फ़ायदे हैं। वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे हेल्थ फ्री है, वहाँ रिटायरमेंट पे पेंशन फ्री है। मतलब ये तीनों चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। हमारे यहाँ सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफर नहीं करता है, मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो। तो इससे वो लोग सेविंग करने की जगह उनके खर्चे और बढ़ते जा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट, जो कि मोदी जी कंसेप्ट लेके आए हैं, जितना हम मेक इन इंडिया करेंगे, जितना हम हमारे यूथ के लिए बिजनेस क्रिएट करेंगे, जितना हम हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, तो हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। बाहर की कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं, और बाहर का यूथ, बाहर के लोग जानते हैं कि इंडिया का यूथ बहुत टैलेंटेड है। हमारे यहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को जब तक पढ़ना हो पढ़ाते हैं।
ये जी। हमारे यहाँ पे मेंटेलिटी है। अगर बेटा 25 साल का है, 30 साल का है, बट वो कुछ डॉक्टर बन रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, वो लॉयर बन रहा है, और उसको जो भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ रही है पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं। मैंने जी। गांव से इंदौर लोगों को आते हुए देखा है, वो आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। इंडिया जैसे जैसे, अगर एक और एंगल देखिए आप, विप्रो, इन्फोसिस, TCS सभी लोग इंदौर में हैं। इंदौर में बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज आ चुकी जी। है, और टेक्नोलॉजी फील्ड में तो इंदौर एकदम तरह ग्रूम कर रहा है। इंदौर जैसे सफाई में नंबर 1 है, वैसे ही हम इसे ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनाएंगे, इसे हम वुमेन के लिए भी नंबर 1 बनाएंगे, इसे हम यूथ के लिए भी नंबर 1 बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। तो इंडिया जो डेवलपिंग से डेवलप्ड में आ जाएगा, तो आप जो चीज़ें बोल रही है वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका क्वेश्चन है टैक्सेशन एंगल। हम GST लेके आ चुके हैं। GST पे एक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जैसे मैंने आपको कोई टैक्स पे कर दिया तो उतने की छूट मुझे नेक्स्ट बिल में मिल जाएगी। तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगता है, देयर इज़ नो कास्केडिंग इफेक्ट। हम लोग टैक्स बल्कि बचा रहे हैं हमारे कस्टमर्स का। दूसरा है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में अब 12 लाख का स्लैब आ चुका है। हाँ। मतलब 12 लाख तक आपकी इनकम जो है उस पर जितना भी टैक्स लगेगा उसकी रिबेट मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की हमको एक छूट दे दी है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझे तो गवर्नमेंट इसके लिए अवेयर होती जा रही है कि हम इन छूटों को लोगों तक दें, और लोगों को स्पेंड करना, मतलब हम कंजम्पशन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जगह गवर्नमेंट चाहती है आप खर्चा करिए। 12 लाख तक आप खर्चा भी करोगे तो आप अच्छे से सरवाइव भी कर सको और आपको टैक्स भी ना देना पड़े। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। इस बजट ने बहुत पॉजिटिव चेंज लाया है, और हमारा नया इनकम टैक्स बिल 2026 से लागू हो जाएगा, जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आने वाला है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बजटिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की शुरुआती सीख महिलाओं को कैसे दी जाए? जी फ्रेंड्स, कोई भी शुरुआत करनी हो, जब हम छोटे थे तो हमने ABCD सीखा था। जी। ठीक है, वो आज भी याद है। हाँ। A to Z ऐसा नहीं होता है कि बंद हो गया। क ख ग घ सीखा, वो भी पूरा याद है। जी। तो हमें एक बच्चा बनना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना है और सीखना है तो पहले तो आपका चाइल्डिश एटीट्यूड होना चाहिए। आप ऐसा मत समझो कि मेरी एज 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, मैं तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो खुद समझदार हूँ। नहीं फ्रेंड्स, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, पर मैं फुल लाइफ स्टूडेंट ही रहूँगी। मुझे नई नई चीज़ें सीखती रहनी है। तो वैसे ही वुमन को सबसे पहला डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए लर्निंग करनी पड़ेगी। जितना वो सीखेंगी, जितना वो नॉलेज गैदर करेंगी, फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स मैं भी कंडक्ट करती हूँ, आप मुझसे सीखिए, या आपके पास में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर जो भी एडवाइजरीज प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे मिलिए और उनसे सीखिए। और बाकी बुक्स बहुत सारी आती है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी पे, आप उससे सीखिए कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, पैसे कैसे अर्न करना है, कैसे स्टार्टअप खोलना है, कैसे अर्निंग, आपकी जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे। तो सबसे 2 चीज़ें मेन फॉलो करनी है, लर्न एंड डिसिप्लिन। इससे आप डिटर्मिनेशन पे जाओगे, और जैसे ही आप डिटर्मिनेशन पे जाओगे आप पैसा खूब कमाओगे और आप पैसा खूब इन्वेस्ट करोगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू।